बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं व्याकरण की अगली कड़ी में आपको क्रिया पढ़ाने चल रही हूँ। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को अब आज क्रिया पढ़ाऊंगी, तो आप अपनी कॉपी लेके तैयार हो जाइए। मैंने बोर्ड पर हेडिंग डाल दी है क्रिया। तो क्रिया शब्द का जो साधारण भाषा में शब्द का मतलब अगर कहें तो काम करने का तरीका। जो शब्द काम हम कर रहे हैं उसी को क्रिया कहते हैं। और कोई भी वाक्य तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसमें क्रिया नहीं होगी। यानी एक साधारण सा वाक्य भी अगर हम लिखने चलते हैं, बोलने चलते हैं, तो उस वाक्य को बोलने के लिए एक कर्ता और एक क्रिया की आवश्यकता अवश्य होती है। बिना उसके वाक्य पूरा नहीं हो सकता। तो अगर हम इतना भी कहें कि राम जाता है, तो राम हमारा जो है वो कर्ता हो गया और जाना जो है उसकी क्रिया हो गई। छोटे छोटे वाक्यों को भी ले लीजिए, तो भी नदी बह रही है तो उसकी बहना उसकी क्रिया है। तो बहुत साधारण भाषा में भी कहा जाए तो जो भी काम हो रहा हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी पे एक मिडिल में हेडिंग डालिए क्रिया, और साइड में हेडिंग डालिए परिभाषा। मैं बोर्ड पर जब परिभाषा लिखूंगी तो आप भी उसको लिखिएगा, ताकि आपका और हमारा काम साथ साथ होता जाए। जैसे मैं 2-4 वाक्य पढ़ दूं कि बच्चा सो रहा है, पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाए, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, अहमद चित्र बना रहा है। कोई ना कोई क्रिया जरूर चल रही है। अब वो क्रिया अभी चल रही है या कल चल चुकी थी या कल आने वाले समय में चलेगी, ये जब मैं काल पढ़ाऊंगी तो आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। लेकिन अभी आप बस इतना ही जाने कि कोई भी वाक्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कर्ता के साथ उसकी क्रिया नहीं लगती। तो अगर साधारण भाषा में इसकी परिभाषा कहें तो क्या होगा क्रिया की परिभाषा, कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप भी अपनी कॉपी पर लिखिए। परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल स्पष्ट हो, सरल हो, आसानी से याद होने वाली हो। तो आप परिभाषा को बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करिए कि तो आपको वो परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। आप पुस्तक में ऐसे बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो नहीं याद होती। तो सीधे सीधे क्रिया का मतलब है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे लता पत्र लिखती है। दूसरा है, इसमें पहला नंबर डाल दीजिए। दूसरा है पिताजी काम कर रहे हैं।
तीसरा लिखिए भाई खेल रहा है। अब यहाँ पर पत्र लिखने का काम हो रहा है, पिताजी कोई भी काम कर रहे हैं और भाई खेल रहा है। तो ये कर रहे हैं, खेल रहा है, लिखती, खेल रहा है, खेलना, और कर रहे हैं, ये आपकी क्रिया हो गई। अब आपने परिभाषा लिख ली, परिभाषा के साथ आपने उसके उदाहरण लिख लिए। अब क्रिया के भेदों की बात करते हैं। तो मैं आपको क्रिया के भेदों पर ले आती हूँ, क्योंकि छोटी कक्षाओं में क्रिया जानने का मतलब होता है कि आप इतनी चीज जानें कि क्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, प्रकारों की परिभाषा और उसका उदाहरण। इतना अगर आप जान जाते हैं, कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी, 8 के विद्यार्थी को तो थोड़ा ज्यादा भी बताया जा सकता है, लेकिन कक्षा 6, 7 के विद्यार्थी को इतना अगर आता है कि क्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, तो उसका काम चल सकता है। और व्याकरण रटिए नहीं, व्याकरण को समझने की कोशिश करिए। जितना समझने की कोशिश करेंगे उतनी ही आसानी से आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर लता के पत्र लिखने की क्रिया चल रही है, पिताजी के काम करने की क्रिया चल रही है, भाई के खेलने की क्रिया चल रही है। तो ये क्रिया 2 प्रकार की होती है। अब आप हेडिंग डालिए, क्रिया के भेद। अब क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब बेटा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया मैंने बोर्ड पे इसके भेद के रूप में लिख दिया है, लेकिन मैं पहले इसे समझाती हूँ, आप इसे समझिए। इसके शब्दों में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। जो यहाँ मैंने शब्द लिखा है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, वास्तव में कहा जाए तो इसके जो शब्द हैं ये शब्दों में ही परिभाषा इसकी छिपी हुई है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। मैं थोड़ा अलग करके इसको लिख देती हूँ, आप इसको देखिए। शब्द है स कर्म क, और इसको मैंने यहीं पर एक साथ लिखा, यहाँ मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया है। अब इसी से इसकी परिभाषा आपको याद हो जाएगी। स का मतलब होता है सहित, कर्म का मतलब होता है कर्म, और क का मतलब होता है क्रिया। यानी जो क्रिया कर्म के साथ होगी, जो क्रिया कर्म के साथ होगी उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। आप इसकी परिभाषा अपने आप याद कर सकते हैं। जो क्रिया कर्म सहित होगी, कर्म के साथ कहिए, कर्म सहित कहिए, कर्म के सहित होगी उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। और अकर्मक जब समझाएंगे तब आपको बताएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ती इसको रख करके परिभाषा लिखूंगी।
ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा था। तो आप साइड हेडिंग डालिए सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब इसकी परिभाषा आसान सी है कि जिस क्रिया का कर्म होता है, यानी जो क्रिया कर्म के सहारे संपन्न होती है, दिखाई देती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा लिखिए इसकी आप शुरू करिए। जो क्रिया कर्म के माध्यम से संपन्न होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता पत्र लिखती है, दूसरा लिखिए सोहन आम खाता है। तीसरा लिखिए कमला चित्र बनाती है। अब देखिए यहां पर जो भी क्रिया संपन्न हो रही, चाहे लिखने की हो, चाहे बनाने की हो, चाहे खाने की हो, उसका एक माध्यम है। लिखने की क्रिया पत्र के सहारे संपन्न हो रही है, बनाने की क्रिया चित्र के माध्यम से संपन्न हो रही है, और खाने की क्रिया आम के माध्यम से संपन्न हो रही है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जा रहा है कि जिस क्रिया को संपन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और बच्चों इसको पहचानने के लिए आपको बहुत आसान सा तरीका है, कर्ता और क्रिया के बीच में आप क्या लगाइए, प्रश्न पूछिए। अगर उत्तर मिलता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इतना आपको मैंने बता दिया। अब इसके साथ ही साथ आप दूसरा भेद लिखिए, अकर्मक क्रिया। आप पहचान के लिए यदि चाहते हो तो आप इसको लिख लीजिए, सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान कर्ता और क्रिया के बीच क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिलता है तो
उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपका तरीका है, आप इसी में लगाइए। गीता क्या लिखती है? गीता पत्र लिखती है। सोहन क्या खाता है? सोहन आम खाता है। कमला क्या बनाती है? कमला चित्र बनाती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब आकर्मक क्रिया लिखने चल रही हूं। इतना आपने समझ लिया है तो आप इसको उतार लीजिए, अपनी कॉपी पे लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको रब कर रही हूं। आपने इसको उतना लिख लिया होगा। अब आप इतना लिखने के बाद साइड हेडिंग डालिए आकर्मक क्रिया। दूसरी हेडिंग डालिए आकर्मक क्रिया। अभी मैंने आपको सकर्मक क्रिया अलग करके बताई थी, अब मैं आपको अकर्मक क्रिया बता रही हूं। देखिए सकर्मक में हम क्या किए थे? स कर्म क। सा का मतलब सहित, कर्म का मतलब कर्म, का मतलब हुआ था क्रिया। ठीक इसी तरीके से अकर्मक को अगर हम करें तो अ कर्म क। आ का मतलब बिना, कर्म का कर्म, का क्रिया। यानी जो क्रिया बिना कर्म के सहारे, यानी जिस क्रिया में कर्म न हो, बिना लगा है तो आपका मतलब हो गया कि जिस क्रिया में कर्म न हो वो अकर्मक क्रिया है। अब आपको बहुत आसानी से ऐसे अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया की परिभाषा जो है वो बिल्कुल भी आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, लर्न नहीं करनी पड़ेगी। आप उसे याद कर सकते हैं, बिना याद किए भी लिख सकते हैं। तो ये आपने मैंने समझा दिया था। अब मैं इसको रब करूंगी और रब करने के साथ अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखूंगी। अब लिखिए इसमें आप जो क्रिया बिना कर्म के संपन्न होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहां पर इसकी परिभाषा है कि जो क्रिया बिना कर्म के, कर्म की आवश्यकता जिसमें नहीं है, बिना कर्म के संपन्न होती हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है, दूसरा सीता जाती है, तीसरा
बच्चा रोता है। अब ये सारी क्रियाएं स्वतः हो रही हैं, इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया होगी। और दूसरी चीज, मैंने सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आपको बताया था कि कर्ता और कर्म के बीच क्या लगाइए। अब यहाँ पर मोहन क्या सोता है, इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि आप ये कहेंगे ये प्रश्न ही गलत है। बच्चा क्या रोता है, ये भी नहीं हो सकता। सीता क्या जाती है, ये भी नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर क्या लगा के प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। तो अगर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता तो इसका उत्तर भी सही नहीं होगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में जब भी आप कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो उसका कोई ना कोई उत्तर जरूर मिलेगा। उसी से आप पहचानेंगे कि वो सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है। इस तरह से आपको क्रिया के दोनों भेद समझ में आ जाते हैं कि हाँ, सकर्मक और अकर्मक कैसे पहचाना जाता है। तो क्रिया के साथ जो दूसरी जरूरी चीज आपको जानना आवश्यक है वो भी मैं बता देती हूँ। क्रिया के साथ क्रिया किन चीजों से बनती है, क्रिया किन चीजों से बनती है। क्रिया हमेशा किससे बनती है, धातु से। धातु शब्द होता है, संस्कृत में आपने धातु शब्द पढ़ा होगा, उसमें होता है पठ। जैसे होता है पठ, पठ का मतलब होता है पढ़। अब इसको क्रिया बनानी है तो हम क्या कहते हैं, पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ा, पढ़ेगा। अब ये क्रिया हो गई, ये इसकी क्रिया बन गई। लेकिन ये क्रिया, ये पढ़ जो निकला है, इसका मूल रूप क्या है, धातु है। यानी क्रिया जो है बनती किससे है, धातु से। कोई भी क्रिया किसी न किसी धातु से बनती है। मान लीजिए हम कहते हैं जाता, तो इसमें ये ज इसका जो है ये धातु है। खाता, तो खा इसका धातु है। तो जा, खा, चल इत्यादि जो भी क्रियाएं हम प्रयोग करते हैं वो किसी न किसी धातु से बनी होती है। तो क्रिया को जानने के लिए एक और चीज जानना आवश्यक है कि क्रिया का मूल रूप क्या है। तो मैं आपको वो भी यहाँ लिख ही देती हूँ ताकि आपको कभी पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं तो आप उसे भी जानेंगे। तो धातु की परिभाषा भी आपको आती है। तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, गा, चल, पढ़। संस्कृत में आपने सुना है ना, पठति पठता, पठंती, पठसी पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ये क्या है, पठ धातु के लकार वर्तमान काल में जब क्रिया आ गई, वर्तमान काल की क्रिया के रूप में प्रयोग किए तो हम उसके इस तरह से धातु रूप का याद करते हैं। वही चीज है यहाँ पर, खा, गा, चल, पढ़। अब इसको काल में परिवर्तित करना होगा। जब हम आपको क्रिया पढ़ा लेंगे तो हम क्रिया के बाद आपको काल पढ़ाएंगे, तो काल पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि कैसे ये क्रिया जो रहती है तुरंत होती है तो उसे क्या कहते हैं, हो चुकी होती है तो उसे क्या कहते हैं, होने वाली होगी तब उसे क्या कहते हैं। ये जब मैं अपने अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी तो मैं उस चीज को पढ़ाऊंगी।
अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप। इसके बाद क्रिया संपन्न होती है, तब जिस शब्द से कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो आप इस क्रम को याद रखिए, पहले धातु होगी तब क्रिया बनेगी, और जब क्रिया बनेगी तब उसका काल पता चलेगा। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के क्रम में जुड़ी होती हैं। तो मैंने ये लिख दिया। आप उदाहरण अगर लिखना चाहते हैं तो इसको खा को परिवर्तित करिए, खाता, खाया, खा चुका, खाएगा। हो गया आपका। यही खा जो धातु है ये क्रिया में परिवर्तित हो गई, तो ये इसका मूल रूप था और यहाँ की ये क्रियापद बन गई। उसी तरह ग में गाता, गाया, गा चुका, गाएगा। इसी तरह पढ़ता, पढ़ा, पढ़ चुका, पढ़ेगा। मतलब किसी भी काल में डाल के वो क्रिया आपको देखने को वाक्य में मिलेगी, तब आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्रिया जो है किस तरीके से प्रयोग की जा रही है। तो प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होंगे वो क्रिया होगा, और जो इसका रूप बताएगा कि ये आज हो रही है, कल हो रही है, कल होगी, उससे इसका काल पता लगेगा। तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि अगर आपको कुछ वाक्य मिल जाएं जिससे कि मैं आपको समझा दूं। मैं कुछ वाक्य अब लिखने चल रही हूँ, आप उसके क्रिया का काल क्रिया का ये बताएंगे कि वो सकर्मक है अथवा अकर्मक है। तो मैं इसको रब करूंगी, आप इसको उतार लीजिए, आप अपनी कॉपी पे इसको उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए छूटी हुई चीज को पूरा करने के लिए। तो मैं इसको मिटा रही हूं, आपने इतनी देर में कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर दे रही हूं और आपको कुछ वाक्य लिखती हूं बोर्ड पर, जिससे आपको पहचानना होगा कि वो वाक्य सकर्मक है या अकर्मक है। तो मैं लिखती हूं, आप पहचानिएगा। क्रिया, प्रश्न है क्रिया का भेद बताएं। पहला है पायल पढ़ती है, आप भी साथ साथ लिखिए। दूसरा है मोहन पतंग उड़ा रहा है। तीसरा है चिड़िया उड़ रही है। और चौथा है वाक्य लिखिए, मयंक पुस्तक पढ़ता है। पांचवा है वाक्य,
माँ, कपड़े, धोती है। आपने अपनी कॉपी पर ये वाक्य लिख लिए होंगे और आप इसको अपनी कॉपी पे करिए। मैं थोड़ा सा रुक के इसको लिखूंगी, फिर आप पेंसिल से लिखिएगा, फिर मैं यहाँ लिखूंगी, उससे मिलाइएगा। अगर आपका गलत होता है तो आप उसे सुधार के लिख लीजिए और अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ 5 वाक्य मैंने लिखा है। फिर आप अपनी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी है, आप उसमें क्रिया पहचानने वाले जितने भी वाक्य दिए गए हों उनको अभ्यास कार्य में अपनी कॉपी पे करिए, तो आपको उसका अभ्यास हो जाएगा। तो आपने इतनी देर में इस कॉपी पर इसके भेद कर लिए होंगे और जब मैं लिखूंगी तो आप उसे मिलाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा, पेंसिल से लिखिए ताकि आप उसे मिटा करके रख करके सुधार काम भी साथ साथ कर लें। तो मैं लिखने चल रही हूं, आप भी मिलाइए। अकर्मक क्रिया, फिर सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया मैंने आपको समझा दी है, तो उस आधार पर आप खुद भी कर सकते हैं। अकर्मक क्रिया, फिर सकर्मक क्रिया, फिर अब आपने आपकी खुद आप देखिए कि आपकी कॉपी में कितना सही हो गया है या कितना गलत है। अगर गलत है तो उसको सही कर लीजिए और आपको इस आधार पे मैंने आपको क्रिया की परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा, उदाहरण सहित उसके पहचान करने का तरीका, शब्दों में ही उसकी परिभाषा छिपी है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं। और मैंने आपको बहुत सरल तरीका अकर्मक और सकर्मक को याद करने का बताया है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज भी आपको करा दी ताकि आपको एक्सरसाइज में कैसे किया जाता है। मैं थोड़ा इसको समझा भी दूं कि मैंने आपको बताया था कि क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे, अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ पर कर्ता और क्रिया के साथ के बीच में क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मोहन क्या उड़ा रहा है, तो मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ उत्तर मिल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया। फिर चिड़िया उड़ रही है, अब उड़ने की क्रिया है और चिड़िया उड़ रही, बीच में क्या लगाएंगे तो ये प्रश्न नहीं बन सकता, यानी ये अकर्मक क्रिया है। फिर मयंक पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें लगाइए ये कर्ता है, ये क्रिया है, बीच में क्या लगाइए, उत्तर क्या निकलेगा, पुस्तक, तो ये सकर्मक क्रिया हुई। फिर इसमें ये कर्ता है, ये क्रिया है, यहाँ पर क्या लगाकर प्रश्न बनाइए, उत्तर आएगा कपड़े, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। तो मैंने इसको समझा भी दिया आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिया का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको काल पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये उसी से संबंधित टॉपिक होगा, क्योंकि क्रिया पहले पढ़ा के फिर मैं उसका समय बताने के लिए काल पढ़ाऊंगी। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में मिलती हूँ आपसे, काल पढ़ाने के लिए पुनः मिलती हूँ।